नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि हम जानते हैं साझेदारी फर्म में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर फर्म को चलाते हैं। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं या जैसे एक अकेला व्यापारी भी होता है तो वो व्यापार में जो भी पैसा लगाता है उसे भी अपने खाते में लिखता है, और व्यापार से अगर कुछ वो पैसा लेता है तो भी उसकी खाते में वो रजिस्ट्री करता है या एंट्री करता है। साझेदारी फर्म में एक या एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, और ये सभी साझेदार चाहते हैं कि इनका जो फर्म के साथ लेन देन है उसका भी हिसाब किताब किसी खाते में रखा जाए। तो उसके लिए जो खाता बनाया जाता है उसे हम साझेदार का पूंजी खाता बोलते हैं। यानी साझेदार का पूंजी खाता एक व्यक्तिगत खाता है जिसमें किसी व्यक्ति के साथ होने वाले लेन देन का हिसाब किताब रखा जाता है। क्योंकि साझेदार एक व्यक्ति है, इसलिए साझेदार के खाते में जो भी हिसाब किताब जो भी लेखा जोखा किया जाएगा वो व्यक्तिगत खाते के नियम के हिसाब से किया जाएगा। कोई भी व्यापार हो, कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी पेशा हो, सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय में व्यक्तियों के खाते बनाए जाते हैं। जिन भी व्यक्तियों के साथ कोई व्यक्ति व्यापार लेन देन करता है, यानी जो भी व्यक्ति व्यापार को कुछ देते हैं या व्यापार से कुछ लेते हैं, तो उस लेन देन का हिसाब किताब उस व्यक्ति के खाते में रखा जाता है। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, तो आपके कई ग्राहक होंगे, उनमें कई ग्राहक ऐसे होंगे जो कि उधार सामान लेकर जाते होंगे, समय पर उधारी चुकाते होंगे। कई ऐसे लोग भी होंगे जिनसे आप उधार लेते होंगे। तो जिन लोगों के साथ भी हम लेन देन करते हैं उनके साथ होने वाले लेन देन का हिसाब किताब रखने के लिए एक खाता पुस्तकों में बनाया जाता है। वो खाता उस व्यक्ति का खाता कहलाता है, और इन सारे खातों को कहा जाता है व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खातों में लेखा करने का बहुत ही सरल नियम है। हम जानते हैं खाते के दो भाग होते हैं, एक भाग डेबिट पक्ष होता है, दूसरा भाग क्रेडिट पक्ष होता है। डेबिट पक्ष में वो सारी राशियां लिखी जाती हैं जो कि उस व्यक्ति को हमने दी हैं, यानी उस व्यक्ति ने जो भी हमसे लिया है वो उसके डेबिट में लिखेंगे। पाने वाले व्यक्ति का खाता डेबिट, ये नियम है। कोई भी व्यक्ति यदि हमसे पाता है तो हम उसके खाते के डेबिट पक्ष में लेखा करेंगे। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हमको देता है तो उसका लेखा हम उसके खाते के क्रेडिट पक्ष में करेंगे। यानी किसी व्यक्ति के खाते में जो हमने उससे लिया वो लिखेंगे डेबिट पक्ष में, जो हमने उसे दिया वो उसके क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। अब यदि डेबिट पक्ष का टोटल ज़्यादा है, साल के आखिरी में टोटल लगाएंगे दोनों पक्षों का, डेबिट पक्ष का टोटल ज़्यादा है यानी कि हमने उसको दिया ज़्यादा है, यानी हमें उससे अब पैसा लेना बाकी है। इसी तरह यदि उसका क्रेडिट पक्ष का टोटल ज़्यादा होगा तो उसका मतलब ये होगा कि हमने उससे लिया ज़्यादा है, यानी कि अब बाकी की राशि हम उसको देंगे। बात समझ में आ गई आपको? अब फर्म में सभी साझेदार साल भर में कुछ न कुछ फर्म से लेते हैं और कुछ न कुछ फर्म को देते हैं। तो जो उन्होंने लिया है वो उनके खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा, और जो उन्होंने फर्म को दिया है वो उनके खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। फर्म यानी उनके द्वारा चलाई गई जो संस्था है, जो व्यवसाय है, उसको हम फर्म बोलते हैं। उन सबका सामूहिक रूप से जो बिजनेस है वो क्या कहलाता है? फर्म। अब वो बिजनेस अलग है और वो सब अलग है। उन्होंने अगर बिजनेस को कुछ दिया है तो उसकी एंट्री होगी, उसको लिखा जाएगा कि भैया इन्होंने इतने पैसे दिए, इनको देंगे हम बाद में। और यदि उन्होंने फर्म से कुछ लिया है तो भी वो उनके खाते में लिखा जाएगा कि भैया इनसे पैसे हमको बाद में लेना है। अब हम विचार करें कि साझेदार फर्म को एक सामान्यतः साझेदार फर्म को क्या क्या देते हैं और फर्म से क्या क्या वो लेते हैं। तो भैया साझेदार सबसे पहले तो फर्म में पूंजी लगाता है, पूंजी देता है। इसके अलावा यदि उसने व्यापार से अगर उसे कोई वेतन मिलना था, कमीशन मिलना था, वो उसने निकाला नहीं है तो एक तरह से उसका फर्म में जमा हो गया है, यानी ये पैसे भी उसने फर्म को दिए। यानी जैसे मेरे को आपसे 1000, मैंने आपको 1000 रुपये दिए, फिर अब मैं आपसे ब्याज लूँगा, पर मैंने आपसे वो ब्याज नहीं लिया अभी तक, तो मतलब वो पैसा भी मैंने आपको दे दिया। माना कि साल भर पहले मैंने आपको 1000 रुपये दिए थे और उसका 200 रुपये ब्याज हो गया, पर वो 200 मैंने आपसे अभी लिए नहीं है, तो मुझे आपसे कितने रुपये लेना है? 1200 रुपये लेना है। जब मैंने आपको 1000 दिए होंगे तो आपने मेरे खाते के क्रेडिट में 1000 लिखे होंगे। अब मैंने आपसे ब्याज नहीं लिया तो वो ब्याज भी आप मेरे खाते में जमा कर दोगे, यानी क्रेडिट में लिख दोगे, तो मुझे आपसे कितने लेने? 1200। ऐसे साझेदार फर्म को जो राशि देता है वो पूंजी के रूप में कैपिटल कहलाती है। और इसके अलावा जो भी फर्म अब साझेदार को देगी, या तो नगद दे देगी तो बात ही खत्म। नगद नहीं दिया, सामान्यतः
डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जाता, पहले खाते में डाल दिया जाता है, फिर वो व्यक्ति अपने खाते से निकाल लेता है। खाता यानी जो फर्म में खाता उसका बनाया गया है, हम उस खाते की बात कर रहे हैं। तो खाते में उसकी एंट्री की जाएगी। क्रेडिट पक्ष में साझेदार को वेतन देना है, साझेदार को कमीशन देना है, साझेदार को पूंजी पर ब्याज देना है। इसके अलावा यदि कुछ भी राशि साझेदार को देनी है तो उसे खाते के क्रेडिट पक्ष में लिख दी जाएगी। इसी तरह यदि साझेदार ने फर्म से कुछ लिया, कई बार साझेदार को पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो वो फर्म से उधार पैसा ले सकता है, या बोल सकता है कि साहब जब लाभ होगा तो बराबर कर लेंगे, आप अभी हमें थोड़ा फर्म से पैसा दे दो। बाकी साझेदारों से रिक्वेस्ट कर सकता है, तो बाकी के साझेदार उसको अनुमति अगर देते हैं तो वो फर्म से पैसा निकाल लेता है। तो यदि साझेदार ने फर्म से पैसा कुछ भी निकाला है, लिया है, तो उसके खाते के डेबिट पक्ष में लिख देंगे। तो साल के आखिरी में टोटल लगा के देखेंगे कि क्रेडिट पक्ष का टोटल ज़्यादा है कि डेबिट पक्ष का टोटल ज़्यादा है। सामान्यतः क्रेडिट पक्ष का टोटल ही ज़्यादा आता है, क्योंकि फर्म में जितना पैसा उसने लगाया उससे ज़्यादा तो वो निकालेगा नहीं। तो बाकी जो राशि बचती है वो उसकी शेष पूंजी कहलाती है। अब यहाँ पर हमको एक बात ध्यान रखने की है कि साझेदारी फर्म में साझेदार का हिसाब किताब रखने के लिए जो पूंजी खाता बनाया जाता है, उसको बनाने की दो विधियां हैं। पहली विधि है स्थायी पूंजी पद्धति और दूसरी है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। आपको नाम याद रखना है, स्थायी पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थायी पूंजी पद्धति में दो खाते बनाने पड़ते हैं, एक पूंजी खाता और एक चालू खाता। पूंजी खाते में साझेदार ने जो पूंजी लगाई है, शुरू में जो व्यापार में शामिल हुआ था, उसमें जो पैसा लगाया वो उसमें लिख दिया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं लिखा जाता है, वही राशि लिखी रहती है, हमेशा वही दिखती रहती है कि साहब इतने पैसे इन्होंने लगाए थे, बात खत्म हो जाती है। दूसरा खाता साझेदार जो बाकी के लेन देन करता है, फर्म को कई बार पैसे देता है, फर्म से कई बार पैसे लेता है, बाकी के लेन देन करने के लिए एक और खाता बना दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं चालू खाता या परिवर्तनशील पूंजी खाता। इसके अंदर साझेदार ने मेन पूंजी के अलावा जो भी राशि दी है, साझेदार ने जो भी राशि दी है उसके क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं, तो साझेदार ने जो भी राशि ली है उसके डेबिट पक्ष में लिखते हैं। बात समझ में आपको आ गई होगी, बाकी मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको और बात क्लियर हो जाएगी। दूसरी पद्धति होती है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी खाते में ही बाकी चीजों का भी लेखा कर दिया जाता है, यानी एक ही खाता बनाया जाता है जिसमें पूंजी भी लिख दी जाती है और बाकी के लेन देन भी लिख दिए जाते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपको दोनों तरीके से पूंजी खाते बना के दिखा देता हूँ। देखिए, अभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो ऊपर लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला कॉलम डेट का होता है, पर्टिकुलर्स। ये दो कॉलम जो हैं अमाउंट के हैं, ये फिर डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट वाला कॉलम आपने देखा कि मैंने दो भागों में बांट रखा है। इस जितने पार्टनर होते हैं उतने भागों में अमाउंट के कॉलम को बांट दिया जाता है, यानी दोनों पक्षों में अमाउंट के उतने कॉलम बनते हैं जितने की पार्टनर हो। अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ एक्स और वाई दो पार्टनर है, एक्स और वाई। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि खाता दो भागों में होता है, डेबिट साइड ये है यहाँ तक और ये यहाँ से क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में वे सारी राशियां लिखी जाएंगी जो कि साझेदार ने फर्म से ली हैं, और क्रेडिट साइड में वो सारी राशियां लिखी जाएंगी जो कि साझेदार ने फर्म को दी हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख देते हैं बाय कैश लिख सकते हैं। अगर नई फर्म शुरू हुई तो कैश लिखेंगे, अगर पहले से फर्म चल रही तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। बैलेंस बीडी यानी पुराना शेष जो उनकी पहले से पूंजी व्यापार में लगी हुई है, उस राशि को यहाँ पर लिख दिया जाएगा। माना कि एक्स की पूंजी 1 लाख रुपए है और वाई की पूंजी 50,000 रुपये, तो हम इस तरह से इसको लिख देंगे। और ये जो एंट्री होगी ये होगी साल के शुरू में पहली तारीख को। माना कि जनवरी 1 है तो जनवरी 1, यहाँ मार्च भी हो सकता है, अप्रैल भी हो सकता है, कुछ भी तारीख, मतलब कोई सा भी महीना हो सकता है। जब सामान्यतः अप्रैल होता है, 1 अप्रैल, नहीं तो 1 जनवरी होता है। तो ये साल के शुरू में जो उनकी पूंजी थी या उन्होंने साल के शुरू में जो पूंजी लगाई व्यापार शुरू करते वक्त, तो वो पूंजी उनकी लिख दी गई है। एक्स ने 1 लाख रुपए लगाए, वाई ने 50,000 रुपये लगाए हैं। इसके अलावा आप जो भी इसको साल के आखिरी में इन लोगों को दिया जाएगा, जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। माना कि 5% दिया जाता है तो इसको 5,000 मिलेगा और इसको
2500 मिलेगा। माना हुआ है, ये कोई सवाल नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। माना कि एक्स को सैलरी दी जाती है तो बाय सैलरी एक्स में लिख देंगे, जितनी भी सैलरी देनी है। माना कि उसको 3000 रुपये सैलरी देनी है तो 3000 लिख देंगे। माना कि वाई को कमीशन देना है तो वाई कमीशन वाई को दे देंगे। माना कि 2000 रुपये देना है तो 2000 रुपये दे देंगे। यानी जो भी राशि इनको देने की है, जो भी इनका तय हुआ है, वो पैसा इनको जो देना है वो इनके खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। अब मान लिया कि किसी साझेदार ने फर्म से पैसा निकाला भी है तो हम यहाँ लिख देंगे टू ड्राइंग। माना कि एक्स ने 2000 रुपये निकाल लिए हैं तो हम एक्स के लिख देंगे 2000, और बाकी का जो बैलेंस बचेगा तो टू बैलेंस CD। एक्स के कितने हो रहे हैं? 1,08,000। 1,08,000 में से 2,000 रुपये वो निकाल चुका है तो 1,06,000 रुपये उसका बैलेंस है। वाई के कितने हो रहे हैं? 54,500। माना कि उसने कुछ भी नहीं निकाला तो उसके पूरे 54,500 रुपये बाकी बच जाएंगे। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि यही राशियाँ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी राशियाँ हैं जो कि साझेदार फर्म से लेन देन करते हैं, जो कि समय आते आपको बताते जाएंगे हम। जो भी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि साझेदार को यदि कुछ पैसा मिलना है, यदि साझेदार ने फर्म को कुछ दिया है तो उसको मिलना है, या उसको फर्म से लेना है तो उसको मिलना है, तो वो राशि क्रेडिट में आएगी। और अगर साझेदार ने फर्म से कुछ लिया है, निकाल लिया है, तो वो राशि डेबिट में आएगी और जो बचेगा वो बैलेंस होगा। ये है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। इसमें पूंजी के अलावा बाकी सारी चीजें भी पूंजी खाते में ही लिख दी गई हैं। ये देखिए 1,00,000 रुपये 50,000 रुपये पूंजी लिखी है, और इसके अलावा जो राशियां थी कमीशन की, वेतन की, ब्याज की, वो सब राशियां भी इसके अंदर लिख दी गई हैं। यह होता है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। अब यदि इसी सवाल को हम स्थायी पूंजी पद्धति से करेंगे तो हमें 2 खाते बनाने पड़ेंगे, इसी तरह के 2 खाते। पहला होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट। उसमें बाय कैश या बाय बैलेंस 1,50,000 लिख देंगे और बस यही राशि लिखी रहेगी। यहाँ टू बैलेंस लिख देंगे 1,50,000 साल के आखिरी में। साल के शुरू में बैलेंस लिखते हैं, साल के आखिरी में बैलेंस लिख देते हैं और बात खत्म। बाकी की जो राशियां हैं, जैसे 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या 3,000 रुपये सैलरी है, या 2,000 रुपये कमीशन है, इन राशियों का लेखा करने के लिए ऐसा का ऐसा एक खाता और बनाया जाता है जिसको बोला जाता है चालू खाता, या चालू खाता बोला जाता है। तो उस खाते के अंदर हम इन सारी राशियों को लिख देते हैं। इस दूसरी वाली पद्धति अपनाने का फायदा क्या रहता है? ये पता चल जाता है कि किसने कितना पैसा शुरू में लगाया था, वो हमेशा उतना ही रहता है, ना उसमें कोई बढ़ोतरी होती है, ना उसमें कोई कमी होती है। और इसके अलावा जो भी राशियां होती हैं वो दूसरे खाते में लिख दी जाती हैं। इससे ये पता रहता है कि किस साझेदार से कितना पैसा लेना बाकी है, या किस साझेदार का पूंजी के अलावा और कितना पैसा फर्म में जमा है। तो ये मैंने आपको दोनों तरह के विधियां मैंने आपको बता दी हैं। बाकी आपको अगर कोई परेशानी आती है तो आपको पता है मेरा मोबाइल नंबर 8959957320, आप फ़ोन लगाकर बात कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपनी समस्या भेज सकते हैं, उसका समाधान मैं आपको दूंगा। और इस वीडियो को देखकर लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।